नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ लाइन इन 3D स्पेस, मतलब कि लाइंस किस तरह से बिहेव करती है 3D स्पेस में। तो इस साइड मेरे पास आगे 2D प्लेन में किस तरह से लाइंस होती है और 3D में क्या डिफरेंस आता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। अब 2D में लाइंस किस तरह से बिहेव करती है, उनका नेचर क्या होता है, कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में, कि लाइंस जो है 3 टाइप से होती है। पहला हो गया पैरेलल लाइंस, कि ये इन्फिनिटी पे मीट करेगी या फिर कभी मीट करेगी ही नहीं, चाहे कितना भी आगे चली जाए, ये मेरे पास होगी पैरेलल लाइंस। दूसरा आ जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, कि L1 और L2 एक पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्ट करते हैं। तीसरा जो नेचर होता है वो होता है कि दो लाइन से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, मेरे पास होगी कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब कि L1 और L2 एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई है, तो ये मेरे पास हो गया कोइंसिडेंट लाइन। तो इस टाइप से मेरे पास थ्री टाइप्स के नेचर होते हैं लाइंस के 2D में। अब 3D में क्या डिफरेंस आएगा, 3D में भी पैरेलल लाइंस होती है, 3D में भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है और 3D में भी ओवरलैपिंग लाइंस होती है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है कि 3D में मैं कुछ इस टाइप की लाइंस भी बना सकता हूँ जिससे ये जो एक दूसरे के ऊपर है और टच भी नहीं कर रही, मतलब कि एक लाइन यहाँ से जा रही है और एक लाइन यहाँ से जा रही है, एक दूसरे को आप ऐसे मत समझना कि इस पॉइंट पर कट कर रही है, ये बस इसका 3D डायग्राम बनाए रखा है। तो मतलब कि एक लाइन यहाँ पर है और एक लाइन यहाँ पर है, इनको मैं कहूँगा स्क्यू लाइंस, मतलब कि इंटरसेक्ट भी नहीं करी, इस टाइप से भी नहीं, एक दूसरे के ऊपर है, और पैरेलल भी नहीं है, ना ओवरलैप करेगी, इस टाइप से जा रही है। तो ये हो गए मेरे पास स्क्यू लाइंस। तो इस टाइप की लाइंस को मैं कहूँगा स्क्यू लाइंस। तो 3D में लाइंस के 4 टाइप्स के नेचर होते हैं, कि या तो वो पैरेलल होगी, या तो वो इंटरसेक्टिंग होगी, या वो ओवरलैपिंग होगी मतलब कोइंसिडेंट होगी, या फिर वो स्क्यू लाइंस होगी, मतलब कि इस तरह से जा रही है। तो ये मेरे पास हो गया नेचर ऑफ लाइंस क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद जब हम स्क्यू लाइंस के बारे में पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। अब नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, मतलब कि मेरे पास 2 लाइंस है, L1 और L2 दोनों स्क्यू लाइंस हैं, मुझे इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसका मीनिंग होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि अगर मैं कोई एक ऐसी लाइन सेगमेंट फाइंड आउट कर सकता हूँ जो लाइन सेगमेंट जो है इस लाइन से भी परपेंडिकुलर है, इस लाइन से भी परपेंडिकुलर है, तो ये वाली लेंथ जो होगी इसे मैं कह सकती हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों लाइंस के बीच में। तो अभी मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जो लेंथ है ये d के बराबर है, तो मैं d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाय मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, और इसका मैं मॉडुलस फंक्शन लूँगा। रीज़न ये है कि ये जो मेरे पास डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हमें मॉड लेना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का, ठीक है। अब इसके डेरिवेशन क्या है, अब डेरिवेशन जब हम फार्मूला को देखने से समझ जाएंगे। कैसे, ये जो मेरे पास फार्मूला है वो a डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ऑफ b के टाइप का है। अब ये जो है हमने कहाँ पर देखा है, ये जो उस चीज़ का फॉर्मूला है कि मान लेते हैं मेरे पास एक वेक्टर a यहाँ पर है और दूसरा वेक्टर यहाँ पर है b। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इसकी डायरेक्शन में करूँ, मतलब कि मैंने इसको ऐसे किया, तो ये वाली जो लेंथ है इसको मैं कह सकता हूँ कि a डॉट बी डिवाइड बाय मॉड बी। कैसे, एज्यूम कर लेते हैं दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो फिर अगर मैं इसको कॉस थीटा लूँ, ये मेरे पास लेंथ जो है मॉड है, तो ये जो मेरे पास लेंथ होगी वो मॉड ए इंटू कॉस थीटा होगी। कॉस थीटा को हम a डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कह सकते हैं। मॉड ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा a डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ बी, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास डिस्टेंस है वो बराबर है इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ b1 क्रॉस b2। अब यहाँ पर b1 b2 का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, जब भी मैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो इसका मीनिंग है कि मैं एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करूँ जो दोनों के प्लेन से परपेंडिकुलर है। मतलब कि अगर मेरे पास ये b1 है, एक b2 है, तो मैं एक ऐसा वेक्टर b1 क्रॉस b2 फाइंड आउट करूँ जो दोनों के प्लेन से परपेंडिकुलर है, दोनों से 90 डिग्री बना रहा है। तो ये होता था क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग। तो अब यहाँ पर अगर मैं इन सारी चीज़ों को कंपाइल करूँ तो क्या होगा कि अगर मैं इस वेक्टर का a2 माइनस a1 मेरे पास ये वेक्टर आएगा, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर मैं b1 क्रॉस b2 की डायरेक्शन में करूँ तो मेरे पास d डिस्टेंस आ जाएगा। अब कैसे आएगा, अब मैं क्या कह सकता हूँ, जो मेरे पास ये लाइन है
इस लाइन से भी परपेंडिकुलर है, इस लाइन से भी परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये जो है B1 और B2 के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि दोनों से परपेंडिकुलर है। तो फिर ये मेरे पास आ गया B1 क्रॉस B2, जो भी मेरे पास वेक्टर आएगा वो ये उस डायरेक्शन में। अगर मैं इस डायरेक्शन में इस वेक्टर का जो मेरे पास A2 माइनस A1 है उसका प्रोजेक्शन करूँ, तो फिर मेरे पास ये वाली लेंथ आ जाएगी जो मेरे पास हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यही होता है प्रूफ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, और ये मेरे पास उसका फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। मतलब कि अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइंस गिवन है तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर दो लाइंस पैरेलल है, मतलब कि इनका जो पैरेलल वेक्टर है उन्हें सेम होना चाहिए। तो मान लेते हैं इसका पैरेलल वेक्टर भी B1 है, इसका भी पैरेलल वेक्टर B1 है, और ये मेरे पास उनकी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशंस गिवन है। इनके जो पॉइंट्स है जिनसे ये पास करे वो डिफरेंट हो गए, एक हो गया A2 और दूसरा हो गया A1। अब मुझे इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, मान लेते हैं डिस्टेंस दी है इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 क्रॉस B1 इसका मॉड डिवाइड बाय मॉड ऑफ B1। ये मेरे पास होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्या कहते हैं पैरेलल लाइंस। अब इनका जो अब यहाँ पर क्या होगा, पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस में, बीच में डॉट प्रोडक्ट था और यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट था। पैरेलल लाइंस वाले में क्या होगा कि बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा। सो दोनों फॉर्मूलास लगभग सिमिलर ही है, लेकिन उसमें डिफरेंस ये है कि इनके बीच में हमें क्रॉस प्रोडक्ट रखना पड़ेगा। सो ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब इसका अगर हमें डेरिवेशन करना हो तो कैसे करेंगे कि ये जो वेक्टर है A2 माइनस A1, अगर मैं इस A2 माइनस A1 वेक्टर का प्रोजेक्शन कर दूँ इस डायरेक्शन, मैंने इसका इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन किया तो मेरे पास ये वाली लेंथ आ जाएगी, और यही लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है, यही लेंथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो मुझे बस इसका प्रोजेक्शन करना है इस डायरेक्शन में। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मुझे एक ये वेक्टर पता है A2 माइनस A1, मुझे A2 माइनस A1 वाले वेक्टर पता है, और एक ये B1 वेक्टर पता है जो पैरेलल वेक्टर है। तो अगर ये मेरे पास B1 वेक्टर कह देते हैं, A2 माइनस A1 B1 वेक्टर, अगर मुझे इन दोनों के बीच का एंगल पता है थीटा, तो मैं क्या कह सकता हूँ ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो इस एंगल को भी थीटा होना पड़ेगा। ठीक है, ये लेंथ मुझे पता है A2 माइनस A1 का मॉड इस वाली लेंथ की वैल्यू हो जाएगी। मुझे ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है, मतलब कि मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ साइन थीटा का यूज़ करूँगा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मुझे फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनस क्या है A2 माइनस A1 का मॉड। अब साइन थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो वेक्टर्स A2 माइनस A1 और B1 वेक्टर दोनों के बीच में एंगल है थीटा, मुझे इसका साइन थीटा फाइंड आउट करना है। तो साइन थीटा बराबर होता था A2 माइनस A1 का क्रॉस प्रोडक्ट अगर B1 से कर दें डिवाइड बाय A2 माइनस A1 का मॉड और B1 का मॉड। साइन थीटा इसके बराबर होता था, और हाइपोटेनस जो है इसके बराबर है। अगर मैं इसे इस साइड ले जाऊँ तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, मॉड ऑफ A2 माइनस A1 क्रॉस प्रोडक्ट B1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ B1। सो इस तरह से मैं वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ दोनों के बीच का डिस्टेंस। हमने क्या किया, इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन ले लिया तो मेरे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया, दोनों सेम ही है। तो ये था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है कंडीशन फॉर इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। अब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेगी, इसका क्या कंडीशन है। 3D स्पेस में लाइंस के चार टाइप्स के नेचर थे कि या तो वो पैरेलल हो, या फिर वो इंटरसेक्टिंग हो, या फिर स्क्यू लाइंस हो, या फिर वो कोइंसिडेंट लाइंस हो। अब कोई दो लाइन से इंटरसेक्टिंग हो तो इसका मतलब है कि उन्हें पैरेलल इंटरसेक्टिंग हो, तो फिर इसका मतलब उन्हें स्क्यू लाइंस या फिर पैरेलल लाइंस नहीं होना चाहिए, तो फिर उन्हें स्क्यू लाइंस नहीं होना चाहिए। अगर दो लाइंस स्क्यू लाइंस नहीं है तो इसका मतलब है कि जो अभी हमने पढ़ा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, तो अगर मैं उस डिस्टेंस को 0 के बराबर कर दूं तो मैं क्या कह सकता हूँ कि वो दो लाइंस स्क्यू लाइंस के बराबर नहीं होगी। तो मान लेते हैं मेरे पास पहली लाइन है R1 A1 प्लस लैम्डा टाइम्स B1, दूसरी है R2 A2 प्लस म्यू टाइम्स B2। ये मेरे पास दो लाइंस थी, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कैसे डिफाइन करता था A2 माइनस A1
डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये होता था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। अगर मैं इसको 0 के बराबर कर दूं, इसको अगर मैं 0 के बराबर कर देता हूँ तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, स्क्यू लाइंस नहीं रहेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी। तो मतलब कि अगर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 ये जो प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, अगर ये 0 के बराबर हो जाता है तो ये हो गई कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो लाइंस जिनकी इक्वेशन की है, दोनों इंटरसेक्टिंग तभी होगी जब उनके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला 0 के बराबर हो जाए, मतलब कि इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाए। तो ये मेरे पास कंडीशन आ गई, कंडीशन फॉर इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। तो कंडीशन फॉर इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ये हो गया। अब ये जो कंडीशन आई कि दो लाइंस इंटरसेक्टिंग कब होगी, मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ कि दो लाइन से कोप्लेनर तभी होगी जब ये कंडीशन होगी। तो मतलब कंडीशन फॉर कोप्लेनैरिटी ऑफ टू लाइंस एंड कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग ऑफ टू लाइंस दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों इसके बराबर है। नेक्स्ट चलते